स्वागत है आप सभी का सी प्लस प्लस कोर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। फंक्शंस क्या होता है? अब आज हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फंक्शंस बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कि हम कोड को रीयूजेबल बनाएं, ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें। ठीक है, एक बार जब आप कोई फंक्शन क्रिएट कर लोगे ना, तो आप उसको बार-बार कॉल कर सकते हो। मतलब जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किन्हीं 2 नंबरों का एडिशन निकालना है, ठीक है? तो बार-बार a प्लस b या फिर जो भी 2 नंबर हैं, बार-बार उनको प्लस करने की जगह आप एक फंक्शन बना सकते हो उसका, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं फंक्शन का, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इंट ओके, एक सेकंड। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं इंट सम, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दूं इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं ऐसा रिटर्न ए प्लस बी। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो ये क्या है मेरा? ये एक मेरा फंक्शन है। ये क्या है मेरा? ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो समझ में नहीं आया कुछ? देखो फंक्शंस मैंने अभी जैसा बताया, जब आप एक फंक्शन बनाते हो आपको क्या मतलब फंक्शन क्यों बनाते हैं हम? ताकि हम कोई चीज़ हमें बार-बार करनी है, तो बार-बार उस कोड को लिखने से अच्छा आप एक फंक्शन बना दो। मतलब आप इसको बार-बार रीयूज़ कर सकते हो और आपका कोड थोड़ा और ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। और आप बाद में अगर आपको कोई लॉजिक में चेंज करना है, जैसे मुझे सम नहीं करना, मुझे डिफरेंस करना है, तो बस आपको प्लस की जगह माइनस करना है। ज़्यादा कोड में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे आपको, तो बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हो उसको, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं समझाता हूँ, सिंटैक्स समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो ये सम लिखा है ना, ये क्या है? ये है मेरा फंक्शन का नाम, ठीक है? ये क्या है मेरा? नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है? और ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे, ये जो हमारे जो 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे हमको इनका सम चाहिए ना, तो हम फंक्शन जब कॉल करते हैं तो 2 नंबर भेजेंगे, ऑब्वियसली मैं अपने फंक्शन को बताना चाहूँगा ना कि मेरे को कौन से 2 नंबर्स का सम करना है। तो यहाँ पे जो इंट ए और इंट बी है ना, इसको मैं यहाँ पे कहूँगा पैरामीटर्स। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा पैरामीटर्स। इसको मैं कहूँगा पैरामीटर्स, ठीक है? इनको क्या कहूँगा मैं? पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं उनका टाइप, मतलब एक तरीके से तुम वेरिएबल बना रहे हो और तुम अभी के लिए ये समझ लो कि तुमने 2 वेरिएबल बना दिए, ए नाम का और एक बी नाम का, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है? क्योंकि तो तुम 2 इंटीजर्स का सम करोगे, राइट? तो ये है मेरा नेम ऑफ फंक्शन और ये है मेरे पैरामीटर्स, ठीक है? ये क्या है मेरे? ये मेरे पैरामीटर्स है। आ रही बात समझ में? फिर से समझाऊँ एक बार? फिर से थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है? फिर से थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं। एक फंक्शन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? पहला होता है, पहले सबसे पहले ये चीज़ क्या लिखी हुई है? यहाँ पे आपने पहले सबसे पहले इंट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये है मेरा रिटर्न टाइप। ये है मेरा रिटर्न टाइप कि मेरे को एक फंक्शन, जब एक फंक्शन कॉल करेंगे तो वो कुछ आउटपुट देगा। जैसे यहाँ पे मैं 2 इंटीजर्स का सम निकाल रहा हूँ, तो मुझे उस फंक्शन से आउटपुट में क्या चाहिए? उन दोनों का एडिशन चाहिए। एडिशन मतलब 2 प्लस 3 5। 5 का डेटा टाइप क्या है? इंट है। तो यहाँ पे तुम वो डिफाइन करोगे, ठीक है? यहाँ पे तुम फंक्शन को कौन से डेटा टाइप में आउटपुट देने वाला है, मतलब जैसे क्या वो कोई स्ट्रिंग देने वाला है? क्या वो कोई बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आंसर देने वाला है मेरे को, या फिर देने ही नहीं वाला है आंसर? आ रही है बात समझ में? ये होता है मेरा, ये डिफाइन कर रहे हो तुम यहाँ पे फंक्शन का डेटा टाइप। जब फंक्शन कोई जो भी तुम लॉजिक लिखने वाले हो, एंड में जो आंसर का उसका जो डेटा टाइप होगा ना, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद हमें ये तो पता ही है, होता है हमारा फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद होता है हमारे पैरामीटर्स, मतलब जो तुम्हारा लॉजिक जो तुम लिख रहे हो, वो किसी डेटा पे काम कर रहा होगा। अगर वो किसी डेटा पे काम कर रहा है तो वो डेटा तुम्हें फंक्शन को देना होगा, राइट? तो वो इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स तुम उसको दोगे। ये ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं है। क्या पता तुम्हें डेटा की जरूरत ही नहीं है, तुम कुछ प्रिंट कराना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कोई डेटा उस फंक्शन को बार बार देना है, ताकि वो जो भी लॉजिक तुमने लिखा है वो किसी डेटा पे काम कर रहा है, तो तुम ऐसे एज अ पैरामीटर तुम उसको दे सकते हो, ठीक है? तो फंक्शन को डिफाइन करते समय हम फंक्शन के बॉडी में कोड लिखते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये जो तुमने कर्ली ब्रेसेस है ना, ये मेरी कोड की बॉडी है। यहाँ पे हमारा कोड आएगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा कोड आएगा। आ रही बात समझ में? जो कि जब फंक्शन कॉल होगा तब एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं?
फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। देखो फंक्शन को कॉल करना, तो अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है, अब जो मेरा इंट मेन, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो भी चीज हमारे इंट मेन में लिखते हैं वो एग्जीक्यूट करता है हमारा कंपाइलर। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंट मेन लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट रिजल्ट, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर दिया सम 2,3। आ रही है बात समझ में? मैंने ऐसा कुछ कर दिया कॉल, ऐसे कर सकते हो कॉल। तो ये क्या है, सम क्या है, सम मेरा फंक्शन है, सम मेरा फंक्शन है, राइट। और मैंने एक इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया, जो कि जो सम मेरा जब ये 2,3 मैं उसको डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा पास कर रहा हूँ। अभी मैंने देखो तभी यहाँ पे इंटीजर ए और इंटीजर बी दो वेरिएबल पहले से बना रखे हैं। तो ए जो है मेरा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि तुमने कॉल करा है, ऑब्वियसली कॉल करा है। और फिर तो वो रिटर्न कर देगा ए प्लस बी आता है 5। तो ये फंक्शन मेरे को 5 रिटर्न कर देगा। तो जब एक पूरा लॉजिक हमारा जो फंक्शन कॉल कंपाइल कर लेगा, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा 5। तो मेरे रिजल्ट में जो वैल्यू होगी ना वो 5 आ जाएगी। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ गई? थ्योरेटिकली कुछ समझ में आया? हमने फंक्शन का सिंटेक्स देखा और हमने फंक्शन को कॉल करना सीखा। अब चलो एक बार ना विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां पे इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा फटाफट से। तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप, और यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न। अच्छा चलो एक इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, इंट ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और मैं रिटर्न कर दूंगा ऐड। तो जो जब हम ए प्लस बी कर लेंगे ना, वो हमारे इस ऐड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और मैंने फिर आखिरी में ऐड वापस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम आंसर भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, डायरेक्टली तुम ए प्लस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, जहाँ पे अब मैं फंक्शन को कॉल कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा सम फंक्शन का नाम और जो डेटा मुझे उसे भेजना है। जैसे मेरे को 2 और 3 के बीच में सम कराना है, तो अब मैं इसको प्रिंट करा के चेक कर लूं कि ये फंक्शन कब चल भी रहा है या फिर ऐसे ही है। चलो कराते हैं, 5 आ गया। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल कर सकता हूँ। जैसे अब मैं फिर से उसी रिजल्ट के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि 10 और 15 के बीच में एडिशन कराऊं और उसी को मैं दोबारा प्रिंट भी करा दूं, ठीक है। ऐसा कुछ चाहता हूँ, एक बार चेक करें चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो 25 आ गया। अब तुम इसको बार बार यूज कर सकते हो, तुम्हें बार बार इतना ये इंट आंसर ए प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे तुम्हें बार बार या फिर कोई एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो फंक्शंस का तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, फिर से वैसे ही करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस नाम देते, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इंट ए इंट बी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट आंसर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। और यहाँ पे मैं क्या कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू डिफरेंस, और मैं दो नंबर भेज देता हूँ, जैसे 15, 10, ठीक है। अब मैं सी आउट रिजल्ट इंडेक्स, ठीक है। अब एक बार मैं रन करके देखूं इसको, देखो ध्यान से 5 आ गया, 15 माइनस 10 5। आ रही है बात समझ में? तो तुम यहाँ पे मेन में अपने ऐसे फंक्शन को कॉल कर सकते हो और यहाँ पे ऐसे लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, राइट, हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, तो हम ये रिटर्न टाइप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे अब एक चीज समझाता हूँ तुमको। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह मैं यहाँ पे वॉइड लिख दूं, तो अब अगर मैं वॉइड लिखूंगा ना तो मैं कोई चीज रिटर्न नहीं कर सकता। वॉइड का मतलब है ये फंक्शन कुछ भी नहीं दे रहा आपको, ये फंक्शन जो है कुछ भी नहीं देने वाला, तो आप ये रिटर्न यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वॉइड का मतलब है कुछ भी नहीं, खाली, ये कुछ नहीं करने वाला। ये सिर्फ फंक्शन जब आप कॉल करोगे इसके अंदर जो लॉजिक है, जो ब्लॉक ऑफ कोड आप डिफाइन करने वाले हो, सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट। ये कुछ आउटपुट में नहीं देने वाला। तो फिर जब आउटपुट पे नहीं देने वाला, तो फिर मैं इसको रिजल्ट के अंदर कुछ स्टोर ही नहीं करा सकता। मैंने तो इंटीजर टाइप का रिजल्ट दे रखा। देखो तुम्हारे यहाँ पे एक रेड स्क्विगल दिख रहा है, क्योंकि तुमने इंट रिजल्ट लिया था, राइट। एक बार मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं कुछ आंसर निकालने की कोशिश कर रहा था, मैं डिफरेंस चाहता था कि डिफरेंस मेरा इस आंसर में आगे स्टोर हो जाए, लेकिन फंक्शन तो कुछ दे ही नहीं रहा ना, फंक्शन तो वॉइड है, फंक्शन तो कुछ नहीं दे रहा। जब फंक्शन कुछ नहीं देता है तो आपको ऐसे, आप किसी वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं करा सकते, आप ऐसे कॉल कर सकते हो फंक्शन को। और मैं ना डायरेक्ट यहीं पे इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन फंक्शन कुछ मेरे को वापस वापस नहीं दे रहा है। तो अगर अभी भी मैं अगर रन करूंगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 5 आ रहा है, या फिर अगर मैं इसको 25 भेज दूं, 125 भेज दिया, जैसे अब आंसर आना चाहिए 115, ठीक है। तो ऐसे
आ रही है बात? ये तुम्हारा रिटर्न टाइप होता है कि ये फंक्शन मुझे क्या वापस में देने वाला है। यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? चलो, अब और भी बहुत सारे होते हैं आपके पास, डेटा टाइप स्क्वायर होता है, स्ट्रिंग होता है। तो एक बार आप खुद से फंक्शन बनाएंगे, कुछ भी लिखो, लॉजिक लिखो, और उसमें आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है? अब ये जरूरी है पैरामीटर्स भेजने हैं मुझे? देखो, अगर डेटा नहीं है तो मत भेजो, डेटा अगर नहीं है तो मत भेजो। अब जैसे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड प्रिंट, और मुझे कुछ डेटा भेजना ही नहीं, इसको मुझे ना कुछ भी डेटा नहीं भेजना। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ जब भी ये प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है? ऐसा कुछ चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन कॉल कर देता हूँ, प्रिंट, और उसको प्रिंट जो मेरे फंक्शन का नाम है वो, और ये पैरेंथेसिस ऐसे लिख दूंगा, जब मुझे कुछ डेटा नहीं भेजना तो यहाँ पे भी ये खाली रहेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डायनेमिकली ये नाम ले, यहाँ पे ये जो नाम आ रहा है ना, डायनेमिकली आना चाहिए, यहाँ पे डायनेमिकली आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसका डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग यूज किया, ठीक है? और मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ। आ रही बात समझ में? स्ट्रिंग और कैर को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए समझ लो कि स्ट्रिंग, जैसे ये मेरा नाम है, ठीक है, इसके आगे हम ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं, कुछ भी हम अगर इन कोट्स के बीच में लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है? तो अब मैं इसको यहाँ पे अगर जैसे मैं कोई स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग और नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, रैंडम कुछ भी, और मैं इसको यहाँ पे इस प्रिंट के अंदर, अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है रेड स्क्विगल, मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये एक पैरामीटर मांग रहा है, एक पैरामीटर मांग रहा है। तो यहाँ पे वो पैरामीटर हम भेज नहीं रहे, इसलिए रेड स्क्विगल आ रहा है, ठीक है? हमको कंपाइलर एरर दे देगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा। अब मैं देखो, जो चीज मैं यहाँ पे लिखी हुई है ना वो प्रिंट हो जाएगी, देख रहे हो? ये प्रिंट हो गई। आ रही है बात समझ में? तो आई गेस फंक्शंस थोड़े से क्लियर हो गए होंगे, आप कैसे कॉल करते हो फंक्शन को, आप कैसे डिक्लेयर और डिफाइन करते हो फंक्शन को, हमने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये चीज यहीं खत्म हो गई है, लॉजिक बनाना वो सब, मतलब एक हमको बेसिक पता चल गया ना कैसे फंक्शन बनते हैं, कैसे कॉल होते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो और आप इस चीज में और बेहतर होते जाओगे, ठीक है? अब एक कंसेप्ट होता है, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या नाम है उस कंसेप्ट का? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है? थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे आज इस लेक्चर को, थोड़ी और चीजें देखेंगे, सिर्फ फंक्शन डिफाइन करने से नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसको। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? ये ना हमको अलाउ करता है, अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आप अभी वीडियो को पॉज कर लो, फंक्शन ओवरलोडिंग से ओवरलोडिंग को समझने के पहले कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है? 2-3 फंक्शन खुद बना के देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? और अगर कुछ गलती हो रही है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? तो आई गेस समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है फंक्शन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बताओ। चलो अब फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग ना हमें अलाउ करता है कि सेम नाम के मोर देन वन फंक्शन हम बना सकें, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में? फंक्शन ओवरलोडिंग में वन क्यों नहीं हो रहा? सेम नाम के, सेम नाम के मोर देन वन फंक्शन, ठीक है? सेम नाम के मोर देन वन फंक्शन विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अगर एक फंक्शन जिसका नाम है ऐड, ठीक है? अभी जैसे हमने एक सम वाला बनाया था ना, वही है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें इंट a कॉमा इंट b भेज रहा हूँ, और आंसर में मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, रिटर्न a प्लस b, ठीक है? ऐसा कुछ भेज रहा हूँ। अगर मैं सेम नाम का एक और फंक्शन बना दूं, सेम नाम का एक और फंक्शन बना दूं, और यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर भेज रहा हूँ, 3 इंटीजर भेज रहा हूँ, ठीक है? 3 इंटीजर भेज रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे 3 नंबर का सम मिल रहा है आउटपुट में, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है? ये चीज फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल देख लें, इसका एक एग्जांपल देख लें। अब हमारे कंपाइलर को पता कैसे चलेगा? देखो कंपाइलर इंटेलिजेंट होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा फंक्शन मुझे अभी यूज करना है, या कौन सा फंक्शन यूजर कॉल करना चाह रहा है, ठीक है? इन सबको कमेंट कर देता है अभी के लिए, ठीक है?
और ये जो मैंने फंक्शंस बनाया है, देखो फंक्शन अगर तुमने बना दिए ना, उसका प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तुमने मेन में कॉल नहीं करा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं अभी रन करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने तुमको बताया ना, ये एंट्री पॉइंट होता है, अगर तुम मेन में कॉल करोगे तभी हमारा कंपाइलर उस फंक्शन को यूज करेगा, वरना कोई यूज नहीं करेगा। देखा मैंने रन करा, कुछ फर्क पड़ा यहाँ पे? कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि हमने तो मेन में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, राइट। अब चलो, अब हम ना दो फंक्शन बनाएंगे। अब दो फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम के, इंट ए कॉमा इंट बी। ये मुझे क्या करेगा, दो इंटीजर्स का सम ना रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, तीन इंटीजर्स को रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तीन इंटीजर्स का सम को रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इंट रिजल्ट इज इक्वल टू सम 2, 3 ऐसा करता हूँ और रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे कंपाइलर को देखो ना, पता चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। देखो अभी 5 आएगा आंसर, और अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर और ऐड कर दूं तो, अगर मैं यहाँ पे 5 भी डाल दूं साथ में, तीन इंटीजर्स भेजूं तो, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे सम, सॉरी मैंने ऐड यूज करना है, यहाँ पे ऐड लिखा था ना। देखो अब मैं 2, 3, 5 करूँ, देखो ध्यान से 10 आ गया। और अगर मैं इसको हटा दूं तो, अगर इसको मैं हटा दूं तो देखो, तो मेरा मतलब फंक्शन दोनों उसमें काम कर रहा है। देखो एक और वेरिएबल बनाता हूँ, तुम लोग को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस को साथ में कॉल करके दिखा रहा हूँ। देखो दोनों का सेम नाम है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं हम तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स अलग है। जहां पे फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर्स अलग है, उसको कहते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इसको आगे चल के जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। आ रही बात समझ में? ये कंसेप्ट आपका आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जब हम देखेंगे ना तब समझेंगे इसको और अच्छे से। थोड़ा सा मैंने फंक्शन आज समझ रहे थे तो ये कंसेप्ट भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया तुम लोग को आज, ठीक है। देखो अब, अभी देखो मैंने तुमको एक चीज बताई थी ना कि अगर पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन में और तुम कॉल कर रहे हो लेकिन पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो, जैसे जैसे मैंने ऐड वाला फंक्शन एक और बार बना के दिखाता हूँ तुमको, इंट ए और इंट बी, ठीक है। और मैं आके क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस बी कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वो सब कमेंटेड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना इस ऐड फंक्शन, अच्छा हमने ऐड फंक्शन ऐसा लिख रखा है पहले, ठीक है, तो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू सम, ओके ऐड 2 भेजूं सिर्फ, ठीक है, सी आउट रिजल्ट और एंडर। अब अगर तुम्हारे पास कोई पैरामीटर फिक्स्ड है पहले से, जैसे मुझे पता है हर बार मैं कोई भी नंबर भेजू ना मुझे उसको 5 के साथ ही प्लस कराना है, तो तुम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, इंट बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगर हम किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं ना, तो हमें जब फंक्शन कॉल करना होता है तब उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, अनलेस हमें कोई और वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल हमको बी की वैल्यू चेंज करनी है, हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, तो मेरा कंपाइलर खुद डिटेक्ट कर लेगा, अच्छा ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू तो भेजी नहीं तुमने, अच्छा लेकिन यहाँ पे तुमने डिफाइन कर रखी कि बी की वैल्यू 5 है, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा आंसर ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 5 से नहीं कराना, तो मैं अगर वैल्यू भेजता हूँ 8, तो ये b की वैल्यू 5 नहीं लेगा, 8 ले लेगा, ठीक है। एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ तुमको, अब देखो 10 आ गया आंसर। लेकिन अगर मैं ये 8 नहीं भेजूंगा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेगा, ठीक है। लेकिन तुमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है, तुम अपने पहले पैरामीटर की अगर डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 3 ऐसा कुछ कर रहे हो, तो अब अगर मैं रन करके दिखाऊं तुमको, अब एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो एरर आ गया, एरर आ गया, क्योंकि हमारी जो पहली वैल्यू है ना ये कुछ ऑर्डर फॉलो करती है। ये 2 ए को मिल गया लेकिन तुमने बी की वैल्यू तो भेजी नहीं ना। तो हमेशा तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारा डिफॉल्ट, अगर जैसे तुम्हें कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है ना, तो वो लास्ट के पैरामीटर्स में रखो, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला पैरामीटर इसी का कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। एक ऑर्डर समझा जाता है इस चीज को, कंपाइलर एक ऑर्डर में काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं तो एक फ्लो मेंटेन करके रखना है। अगर आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसको दे दोगे और इसको नहीं दोगे, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कंपाइलर ना इसकी वैल्यू ओवरराइड कर देगा,
क्योंकि यहाँ पे पहला पैरामीटर है और यहाँ पे भी ये पहला पैरामीटर है, राइट? आ रही है बात समझ में? अगर तुमने दूसरे पैरामीटर के लिए करा है तो ये तो पहला पैरामीटर की वैल्यू है, दूसरे की तो वैल्यू तुमने डिफाइन नहीं करी लेकिन यहाँ कर रखी है, तो एक ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है? वरना एरर आ जाएगा, जैसे अभी तुम्हें दिखा ना यहाँ पे एरर आ गया, इसलिए। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी आप खुद से ट्राई करो, आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने फंक्शन समझे, फिर उसके बाद उनको बनाते कैसे हैं वो समझा, रिटर्न टाइप क्या होता है वो सब चीजें समझी, फंक्शन आउटपुट देता है कौन सा नहीं देता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जो भी आपको टाइप का आउटपुट चाहिए वो आप यहाँ पे आके रिटर्न टाइप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है? और जो भी आप यहाँ पे डेटा टाइप रख रहे हो वही वैल्यू आपको आखिरी में रिटर्न कीवर्ड का यूज करके आपको वापस करनी है, ठीक है? और बीच में आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। और अगर आपको कोई डेटा चाहिए लॉजिक को, जो भी आप लॉजिक बनाने वाले हो, अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हो तो आप डेटा एज अ पैरामीटर फंक्शन से ले सकते हो जहां भी आप कॉल कर रहे हो फंक्शन, राइट? तो हमको आई थिंक फंक्शंस तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? थोड़े बहुत खुद फंक्शन बनाओ, क्लियर हो जाएगा। फिर हमने देखा फंक्शन ओवरलोडिंग, जहां पे फंक्शन का नाम सेम होता है, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, राइट? फिर हमने समझा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, जहां जैसे यहाँ पे हमें ऐड फंक्शन में मुझे पता था मैं हर बार थ्री वैल्यू से ही प्लस करना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे दूसरे पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसको डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे। और हमेशा मुझे ये याद रखना है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा एक ऑर्डर में चलते हैं, मतलब अगर आप कॉल कर रहे हो तो अगर आपने स्टार्टिंग वाली वैल्यू को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रखा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको आखिरी में रखो, मतलब जो भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ट्राई करना है कि पैरामीटर में वो आखिरी में ही रखें हम, ठीक है? वरना कंपाइलर क्या करता है, वो ऑर्डर पे ही काम करता है, ठीक है? वरना एरर आ जाएगा आपको। उसका एग्जांपल भी मैंने जस्ट अभी आपको दिखा दिया, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? अब हम समझेंगे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वो होने वाला है इनलाइन फंक्शंस, ठीक है? इनलाइन फंक्शंस ये क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इनलाइन फंक्शंस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है? इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोड बहुत छोटा है और हम उसे बार बार रिपीटेडली कॉल करने वाले हैं, ठीक है? दो चीजें हमेशा याद रखनी है, छोटा होना चाहिए फंक्शन, ठीक है? और क्या होना चाहिए, अगर आप बार बार उसको रिपीटेडली कॉल करने वाले हो ना, तभी यूज करना है उसको आपको, ठीक है? ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर ये कंडीशन मैच कर रही तभी आपको यूज करना है। इसमें जब फंक्शन कॉल होता है ना, तो जो फंक्शन के अंदर आपने कोड लिख रखा है ना वो रिप्लेस हो जाएगा जहां पे आप कॉल कर रहे हो। इसको और अच्छे से समझेंगे अभी अभी, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एग्जांपल, ठीक है? जैसे आपने फंक्शन लिखा, ठीक है? आपने जैसे अभी तक हमने ऐड फंक्शन ही बनाया था, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इंट ऐड, इंट ए, कॉमा इंट बी। और मैं क्या कर रहा था, रिटर्न कर दे रहा था, क्या रिटर्न कर रहा था, इन दोनों का सम, ठीक है? तो पहली बात, इनलाइन फंक्शन पता कैसे चलेगा कि इनलाइन फंक्शन है, सारा सिंटेक्स सेम रहेगा, बस फंक्शन के स्टार्टिंग में आपको इनलाइन कीवर्ड आपको ऐड कर देना है, ठीक है? अब ये एक इनलाइन फंक्शन बन गया है, अब ये एक इनलाइन फंक्शन बन गया है, ठीक है? अब ये एक इनलाइन फंक्शन बन गया है। अब मेरा मुझे पता चल सॉरी अब मुझे पता चल रहा है यार ये मेरा कोड बहुत छोटा है और मैं बार-बार एडिशन वाला कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन मैं बार-बार, ये जो एडिशन वाला फंक्शन है ये बार-बार मैं अपने इंट मेन में कॉल करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको इनलाइन बना देता हूँ। ताकि क्यों? ताकि मेरे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाए, ताकि मेरे प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम की ना स्पीड बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट रिजल्ट इज़ इक्वल टू ऐड 2, 3। अब ऐसे ही मैंने 5-6 बार और कोई बार-बार कॉल करा ये ऐड फंक्शन, तो ये क्या करेगा ना, अगर मैंने कंपाइलर को कह दिया कि इनलाइन फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, जो पहली मैं इसको बार-बार कॉल करने वाला हूँ, मैं कंपाइलर को कह रहा हूँ ये जो कोड है ना मेरा फंक्शन का, ये बहुत छोटा है और इसको मैं बार-बार कॉल करने वाला हूँ। तो ये क्या करेगा ना, ये जो a प्लस बी है ना, ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं, इसको उठा के इस कॉल से रिप्लेस कर देगा, ठीक है? इसको रिप्लेस कर देगा। जो हमारी फंक्शन की बॉडी, अब जैसे यहाँ पे तो एक ही लाइन है, ठीक है? यहाँ पे तो एक ही लाइन है। अगर तुम्हारी 2-3 लाइन है, लेकिन वो लॉजिक बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा और छोटा ही है लॉजिक, मतलब तुम कुछ प्रिंट कर रहे हो या तुम ऐसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो जहाँ पे तुम मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है? कोई फॉर्मूला लगाया तुमने फिजिक्स का। वो कंपाइलर उठा के ना वो लॉजिक इस रिजल्ट के अंदर, यहाँ पे जहाँ तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो, इसको हटा के जो तुम्हारी फंक्शन बॉडी है उससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है? ऐसा कुछ कर रहा है। तो
इनलाइन फंक्शंस जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये ना इनलाइन कर दे रहा है उस चीज को। मतलब जब कंपाइलर आपका कोड कंपाइल कर रहा है ना, तब वो इनलाइन फंक्शंस के इनलाइन फंक्शन के कॉल्स जो है ना, उनको रिप्लेस कर दे रहा है फंक्शन की बॉडी के साथ। अभी फीचर खास क्यों है? ये फीचर खास तब होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब हम स्मॉल फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फंक्शन जब कॉल करेंगे, तब कंपाइलर वहां पे जंप करेगा। जैसे कोई फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो, कंपाइलर कहेगा अरे तो फंक्शन है, चलो मेरे को अब फंक्शन, ऊपर जाएगा फंक्शन देखेगा जहां पे तुमने डिक्लेयर और डेफिनेशन उसकी पूरी लिखी हुई है, वहां पे जंप करेगा, ठीक है। अब बैकएंड में क्या हो रहा है, ये तुम्हारे कोड में तो तुम्हें फंक्शन सामने दिख रहा है, फंक्शन एक मेमोरी में जा रहा है, ठीक है। जहां अब वो कंपाइलर उस फंक्शन की मेमोरी में जंप करेगा, ठीक है, जहां पे वो स्टोर हुआ है। अब जहां पे वो फंक्शन का कोड लिखा हुआ है उसे पढ़ेगा, उस लॉजिक को रीड करेगा, पूरा कंप्यूट करेगा, फिर वो वहां से जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे ये मेरा फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, कंपाइलर ये ऐड फंक्शन को ढूंढेगा मेमोरी में, फिर वो मेमोरी में वहां जाएगा, फिर वापस आएगा जहां से कॉल हुआ था। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद ये प्रोसेस जो होती है ना, उसके बाद जो तुम्हें आउटपुट चाहिए वो प्रिंट कर देगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, स्पेशली जब फंक्शन छोटा है और बार बार कॉल हो रहा है। बार बार वो मेमोरी में जाएगा, तुम्हारा लॉजिक प्रोसेस होगा, फिर वो वापस आएगा जहां से कॉल हुआ है। आ रही बात समझ में? तो इनलाइन फंक्शन ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो लाइंस ऑफ कोड है यहाँ पे बहुत स्मॉल है। अगर थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो ठीक है, तो ठीक है, राइट। तो इनलाइन फंक्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और कंपाइलर जब कंपाइल करता है ना कोड को, तब इनलाइन फंक्शन के कॉल्स को रिप्लेस कर देता है फंक्शन के बॉडी से डायरेक्टली। ओके, तो इससे ये जो जंपिंग कर रहे हैं ना मेमोरी टू मेमोरी, ये अवॉइड हो जाएगी और कोड एग्जीक्यूशन आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इनलाइन सजेशन होती है कंपाइलर के लिए। इनलाइन जब आप ऐड कर रहे हो ना, ये एक सजेशन है कंपाइलर के लिए। ये कंपाइलर पे डिपेंड करने वाला है कि वो इस चीज को फॉलो करे या ना करे। क्योंकि अगर फंक्शन बड़ा है और आपने फिर भी इनलाइन लिख रखा है, तो आप कंपाइलर ये शायद इस चीज को इग्नोर कर देगा। आ रही बात समझ में? तो ये टोटली डिपेंडेंट है कंपाइलर में कि वो इसको इनलाइन फंक्शन मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता है, या रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक बैड प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने बड़े कोड के आगे इनलाइन लिख दिया है, ठीक है। ये सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है स्मॉल फंक्शंस के लिए। बड़े फंक्शंस के लिए ये बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि ये कोड साइज को बढ़ा देगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 50 लाइन का कोड लिख रखा है, कोई लॉजिक लिख रखा है कॉम्प्लेक्स सा, अब यहाँ पे 50 लाइन आ जाएगी, राइट। ऑब्वियसली वो रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, तो बैकफायर ही हो गया ना, कोड साइज बढ़ जाएगा। जब फंक्शन की बॉडी को हर फंक्शन के कॉल पे रिप्लेस करा जाएगा, लेट्स से आपने अपने मेन फंक्शन में 5 बार उस 50 लाइन के कोड को कॉल करा है, तो तुम्हारा 250 लाइन का कोड हो गया, राइट। आ रही बात समझ में? तो हमेशा आपको सोच समझ के यूज करना है इनलाइन फंक्शंस को। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे इनलाइन लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा? अब अगर मैं इसको बार बार किसी नंबर से कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं हर बार प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं और हमने इसको इनलाइन डिक्लेयर कर, बस आपको इनलाइन कीवर्ड ऐड करना है, बस ये इनलाइन फंक्शन हो गया, ठीक है। चले इसको रन करें फटाफट से, इसको रन करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है रीडेफिनेशन ऑफ रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने बार बार इंट रिजल्ट लिख दिया, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको आप उसकी बस डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, उसको डिक्लेयर दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से रन करें, 5 6 7 8। तो आ रही बात समझ में? तो हमने इनलाइन फंक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज हमने फंक्शंस के बारे में सीखा, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैसे सेट करते हैं, और इनलाइन फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अरेज, और 2D अरेज, और अरे को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं अगले ट्यूटोरियल में। फिर उसके बाद हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जो भी सजेशंस है मुझे कमेंट में बताओ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय बाय।